तो आज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बात करते हैं कि कैसे हम जो इंटरनेट डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं उसका आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर कैसा है और कैसे इंटरनेट काम करता है देखेंगे। तो यार कुछ सालों पहले तक अगर हमें कोई आर्टिकल, बुक या न्यूज़पेपर पढ़ना रहता था या कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती थी तो हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। तो इसलिए हम लाइब्रेरी में जाना प्रेफर करते थे या फिर किसी से रिसोर्सेज मांग लेते थे। और वहाँ लाइब्रेरी में जाने के बाद हम लाइब्रेरियन से पूछते कि ये बुक कहाँ मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड बुक्स जो आपको चाहिए कहाँ मिलेगी, और हम उस लोकेशन पर जाके वो बुक एक्सेस कर पाते थे। तो आज ज़रूर ये थोड़ा मुश्किल लगे क्योंकि हमारे पास आज इंटरनेट है, तो बुक चाहिए तो ऑर्डर कर ली, आर्टिकल पढ़ना हो या न्यूज़पेपर पढ़ना हो तो गूगल कर लेंगे। तो सारा काम आसान हो चुका है। और यार इसके पीछे का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा प्रिमिटिव तरीके जानने होंगे। सपोज़ करिए मेरे दोस्त ने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और वो चाहता है कि मैं उसे क्रॉस चेक करूं और एडिट कर दूं अगर कोई मिस्टेक्स हो तो पहले तो मुझे ये सोचना होगा कि मैं उस डॉक्यूमेंट को कैसे एक्सेस करूं, है ना। एक काम तो हो सकता है कि मैं जाऊं उसके घर पर और उसके कंप्यूटर पे बैठ के ये सब काम कर लूं, लेकिन यार हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते यार। ऐसे कितने ही डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो हमेशा तो मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। तो दो तरीके हैं हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तभी जाके हम काम कर पाएंगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। पहला कि मैं एक बड़ी सी केबल ले लूँ और हम दोनों के कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लूँ और फिर हम आराम से डेटा आपस में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि मैं एक पेन ड्राइव का यूज़ कर सकता हूँ। सब कुछ ट्रांसफ़र करना बहुत आसान हो जाएगा और एक पेन ड्राइव को आराम से पॉकेट में रखा जा सकता है ना। मैंने यहाँ सीडी, डीवीडी या फिर फ्लॉपीज़ की बात नहीं की क्योंकि वो बहुत हद तक पेन ड्राइव से मेल खाती है। तो वही बात है, हम लोग को ये सब अपने साथ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन पेन ड्राइव की लिमिटेशंस ये है कि हम ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे रह रहे किसी के साथ फाइल्स शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर करने के लिए हमें बार बार घूमना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। पर आज चाहे कोई भी फाइल या कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हो, हम कुछ ही सेकंड्स में एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि सबके पास इंटरनेट है। तो हमारे पास मैसेजिंग सर्विसेज है, हमारे पास मेलिंग सर्विसेज है, हमारे पास क्लाउड स्पेस है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा रख सकते हैं अगर हमारा फ़ोन फुल हो जाता है। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? इंटरनेट मतलब क्या, और मतलब यूज़ करते हैं लेकिन विजुअली कैसे दिखता है ये हमें समझना है। तो यार पहले आइडिया में जैसे मैंने बताया, हम दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं केबल के थ्रू, लेकिन जिस कंप्यूटर से हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो ऑन रहना चाहिए क्योंकि ऑफ स्टेज में हम कोई डाटा ट्रांसफ़र ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो यार मेरा दोस्त चाहे 50 मीटर दूर रहता हो या 100 किलोमीटर दूर रहता हो, मैं हम दोनों के कंप्यूटर्स के बीच वैसा ही कनेक्शन एक 100 किलोमीटर लंबी केबल से भी बनाए रख सकता हूँ। तो यार इसको समझने के लिए हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें देखिए, ये है मेरा घर और ये मेरे 3 दोस्तों का घर, एक भोपाल में, एक बेंगलोर में, एक चेन्नई में। हम चारों जगहों को ऐसे केबल से जोड़ सकते हैं ताकि डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। अब भोपाल वाले फ्रेंड को बेंगलोर वाले फ्रेंड से डेटा चाहिए तो वो डायरेक्ट उससे कनेक्टेड नहीं है, तो वो पहले मुझे रिक्वेस्ट करेगा, फिर मैं उसकी रिक्वेस्ट बेंगलोर भेज दूंगा और बेंगलोर से वो डेटा अपने कंप्यूटर में ले लूँगा, फिर मेरे कंप्यूटर से भोपाल वाले कंप्यूटर में फॉरवर्ड कर दूंगा और उसे वो डेटा मिल जाएगा। फिर से वही बात आती है कि तीनों कंप्यूटर्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि अगर मेरा कंप्यूटर ऑफ रहता है तो नेटवर्क ब्रेक हो जाएगा और भोपाल और बेंगलोर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमारे नेटवर्क के सारे कंपोनेंट्स हमेशा ऑन रहने चाहिए।
तो इसमें पहला हेक्टिक काम होता है बीच वाले कंप्यूटर्स का, जैसे कि अभी बताए हुए केस में मेरा था। क्योंकि मेरे थ्रू दोनों कनेक्ट हो पा रहे थे तो मुझे बेमतलब काम करना पड़ रहा था। आप समझ सकते हैं, बार बार मुझे मैन्युअली सब खुद से करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर को ऐसे प्रोग्राम किया कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल भोपाल को बेंगलोर से कनेक्ट करना है, जो कि डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कंप्यूटर में रिक्वेस्ट आने के बाद डिज़ायर कंप्यूटर के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश कर ले। इससे काम और आसान हो गया और सब कंप्यूटर्स में यही ऑटोमेशन हमने सेट कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है। सपोज़ मुझे भोपाल कुछ फाइल भेजनी हो, लेकिन भोपाल वाला कंप्यूटर अभी किसी कारणवश बंद है। अब तो बड़ी मुश्किल है, हमने तो इतना ही जाना है कि पावर सप्लाई गया तो कंप्यूटर्स नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया तो भोपाल और बेंगलोर चेन्नई के बीच कनेक्शन नहीं रहेगा, नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमने एक और कंप्यूटर को इस नेटवर्क में ऐड करने का सोचा, जो कि भोपाल, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई से कम दूरी पे रहे। और हमने इनिशियली जो कनेक्शंस थे उन्हें हटाकर हमने हर कंप्यूटर को सेपरेटली इस नए कंप्यूटर के साथ केबल से कनेक्ट कर दिया है। इस कंप्यूटर का नाम हमने सर्वर रखा। सर्वर यानी वो कंप्यूटर जो हमें डिज़ायर्ड डाटा सर्व करता हो। और इस कंप्यूटर को भी हमने ऑटोमेशन के लिए सेट कर दिया है ताकि चीज़ें सारी आसान हो जाए। अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गई है। देखिए, हमें अब बस अपने सर्वर को ही हमेशा ऑन रखना है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को ऑफ़ किया जा सकता है। और इन चारों में से किसी भी कंप्यूटर को ऑफ़ करने से हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होगा और इससे हम काफ़ी बिजली बचा पाएंगे। और अगर भोपाल को चेन्नई से डाटा चाहिए तो वो रिक्वेस्ट भेजेगा चेन्नई, फिर ये हमारा सर्वर कंप्यूटर जिसको हमने ऑटोमेशन के लिए प्रोग्राम कर रखा है वो देखेगा कि ये रिक्वेस्ट भोपाल से आई है चेन्नई के लिए। फिर हमारा सर्वर चेक करेगा कि क्या चेन्नई वाला कंप्यूटर अभी कनेक्टेड है। अगर हाँ, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को सीधे चेन्नई को भेज देगा और जो डाटा आपको चाहिए वो उसी चैनल के थ्रू वापस आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन इन केस चेन्नई का कंप्यूटर ऑफ रहता है तो आपको उसके ऑन होने का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भेजी रिक्वेस्ट जब सर्वर में गई तो वो रिक्वेस्ट उसके मेमोरी में स्टोर रहेगी। और जब चेन्नई का कंप्यूटर ऑन होगा तो अपने आप वो रिक्वेस्ट आगे बढ़ जाएगी और फिर से उसी चैनल के थ्रू वापस आके आपको डिज़ायर्ड डाटा मिलेगा। इसमें एक और बात है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाए जब आपने रिक्वेस्ट किया हुआ डाटा आपके कंप्यूटर की तरफ फॉरवर्ड किया जा रहा हो, तो इस केस में भी सेम चीज़ होगी। वो डाटा टेम्परेरी सर्वर की मेमोरी में सेव रहेगा और जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा तो वो डेटा आपके पास सर्वर से आ जाएगा, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर हमेशा 24/7 ऑन रहता है। तो यार, ये एक बेसिक और छोटा सा मॉडल था जिससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक्चुअली में काफ़ी केबल्स लगती होंगी वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में। इसमें तो हमने सिर्फ 4 कंप्यूटर्स देखे, लेकिन ऐसे ही दुनिया भर के कंप्यूटर्स इस नेटवर्क में जुड़ के इंटरनेट को बनाते हैं। तो अब इसे देखिए, एक्चुअली में इंटरनेट की बिछाई केबल्स कुछ इस तरह हमारे अर्थ में फैली है और ऐसे ही सारी दुनिया के लोग आपस में कनेक्टेड हैं। और ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि एक केबल लगभग 10 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, जो कि काफ़ी तेज़ स्पीड है। तो अब आप सोचेंगे सब कुछ तो वायरलेस हो रहा है, तो ये केबल्स की क्या ज़रूरत है। पहला रीज़न तो ये है कि वायरलेस कम्युनिकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है और हम जो इसमें केबल्स यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिक केबल्स है, जो कि चीपर है। और आज जो पब्लिक की डिमांड है हाई स्पीड की, वो वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। तो फ्यूचर में हम शायद वैसा कुछ देख सकते हैं। फ़िलहाल तो हमारे पास केबल से बेहतरीन ऑप्शन कोई है नहीं। तो कैसे बस www.google.com URL बॉक्स में लिख देने से हमें गूगल के किसी कंप्यूटर में रखा हुआ HTML पेज हमारे वेब ब्राउज़र में दिखता है। तो ये पेज दिखाने का काम हमारा वेब ब्राउज़र करता है। जब हम URL बॉक्स में google.com सर्च करते हैं तो हमारा ब्राउज़र हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक रिक्वेस्ट भेजता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP
वो लोग हैं जिनको हम इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बिल्स पे करते हैं, जैसे जियो, वोडाफोन, हैथवे एक्सेट्रा। तो ये रिक्वेस्ट आईएसपी को भेजने के बाद वो ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है डीएनएस सर्वर को। डीएनएस सर्वर यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, जो कि एक कंप्यूटर होता है, वो एक डिक्शनरी की तरह या कह लो एक फ़ोन बुक की तरह काम करता है। और जब उसे हमारी रिक्वेस्ट मिलती है तो वो हमारे दिए गए डोमेन नेम, जो कि इस केस में google.com है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आईपी एड्रेस है उसको अपने डेटाबेस में सर्च करता है। और जब उसे करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस मिल जाता है वो उसे ब्राउज़र को वापस भेजता है, जो कि इस केस में 216.58.210.46 है, जो कि गूगल का आईपी एड्रेस है। और आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है इंटरनेट से जुड़े हर एक कंप्यूटर का। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है मैप पे, वैसे ही आईपी एड्रेस भी हमारे कंप्यूटर की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। और जब ब्राउज़र को आईपी मिल गई तो वो फिर से आईएसपी को एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन इस बार सीधे आईपी एड्रेस के साथ कि मुझे इस आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो वेब पेज है वो दिखाइए। और ये रिक्वेस्ट हमारा आईएसपी वही बड़े बड़े वायर्स के थ्रू, बड़े बड़े केबल्स के थ्रू भेजता है फाइनल डेस्टिनेशन तक। और जैसे ही हमारी की गई रिक्वेस्ट उस कंप्यूटर तक पहुंचती है वो हमारे रिलेवेंट डाटा वापस यूसी रूट के थ्रू हमें सर्व करता है। और अभी जो मैंने कहा बड़े बड़े वायर्स, इसे हम लोग देख सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, जिसका नाम है www.submarinecablemap.com। तो इसी बड़े से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इसमें जो कंप्यूटर्स आपको डेटा सर्व कर रहे हैं उन्हें हम सर्वर्स कहते हैं, और जो उसे एक्सेस कर रहा है उन्हें हम क्लाइंट्स कहते हैं। इसमें मैंने काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए, लेकिन हम आगे के वीडियोस में उन टर्म्स को समझेंगे। आपके मन में इन बिछाई गई केबल्स के बारे में भी काफ़ी सवाल होंगे, जैसे कि ये पानी के अंदर कैसे बिछाई गई और कौन इनको मेंटेन करता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में telgeography.com की लिंक दे रखी है, जिसके अंदर आपको इस केबल से रिलेटेड सवालों के जवाब मिल जाएंगे।